बादे उस शख्स का नाम था जो कुटिया के अंदर लड़की से दस्तराजी कर रहा था। आवाज़ सुनते ही वो बाहर की तरफ लपका। उसके एक हाथ में लोहे का वज़नी चिमटा था। मुझे अपने सामने देखकर उसने चिमटे को लाठी की तरह इस्तेमाल किया और बेदरीग मेरे सर को निशाना बनाया। मैंने झुककर ये वार बचाया और टांग की ज़ोरदार ज़रब मद्दे मुकाबिल के सीने पर लगाई। वो लड़खड़ा कर कई गज पीछे झाड़ियों में गिरा और एकदम उठकर भाग निकला। इतने में मुझे अकब से भी भागते कदमों की आवाज़ आई। यकीनी बात थी कि वो दुबला पतला शख्स भी फरार हो रहा है। वो दोनों खासे बोदे साबित हुए थे। मैं कुटिया में घुसा तो लालटेन की रोशनी में एक लड़की नजर आई। वो एक कोने में बैठी हिचकियों से रो रही थी। मैंने अपनी गर्म चादर उसे दी और तसल्ली तशफी की बातें की। उसने बताया, मेरा नाम सोहरा है, मेरा भाई टांगों से माजूर है, मेरी माँ बीमार रहती है और पिछले साल मेरा चाचा सांप के कांटे से फौत हो चुका है। ये झुग्गी वाला शैतान जिसे सब बाबाजी कहते थे, मेरी माँ को उल्टे सीधे तावीज़ देता रहता है। उससे कहता है कि तेरे घर पर किसी ने जादू कर रखा है, इसलिए तुम्हें मुसीबत पर मुसीबत पड़ती है। वो मेरी माँ को रोज़ झुग्गी में बुलाकर दम किया करता है। कुछ दिनों से माँ ज़्यादा बीमार है और आ नहीं सकती। उसकी जगह वो मुझे बुला देता है और मुझ पर दम कर देता है और मैं जाकर माँ को फूंके मार देती हूँ। आज उसका दम कुछ लंबा हो गया। मुझसे कहने लगा कि तेरे घर पर नहुसत के साए बड़े गहरे हो गए हैं, तेरी माँ या तेरे भाई की जान जा सकती है। मुझे एक दूसरा वजीफ़ा करना होगा। उसने मुझे डरा धमका कर पास बिठाया और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। लगता था उसने कोई नशा भी कर रखा है। कहता था कि यहाँ जो कुछ भी हो उसका जिक्र बाहर जाकर ना करना, वरना सुबह फजर की अजान से पहले तेरे घर पर एक मौत वाक़ हो जाएगी। थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल शैतान बन गया और मैंने पहले उसे रोकने की कोशिश की, फिर चीख पुकार करने लगी। लड़की की सारी कहानी मेरी समझ में आ रही थी। ये कोई नई कहानी नहीं थी। ऐसी कहानियाँ जहालत के शाना बशाना और गांव-गांव और देह-देह में बिखरी हुई हैं। मैं सुगरा को लेकर उसके घर आ गया। शहामत और उसकी माँ को सारा वाक़या मालूम हुआ तो वो मेरे बेहद ममनून हुए। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक बेठिकाना आदमी हूँ, थोड़ी बहुत डॉक्टरी आती है, शहरी ज़िंदगी से घबराकर गांव आ गया हूँ, सोचता हूँ यहाँ कोई दवाखाना खोल लूँ। उन लोगों ने मुझे पेशकश की कि मैं जितने दिन चाहूँ उनके घर में रह सकता हूँ और अपने दवाखाने के लिए मुनासिब जगह ढूंढ सकता हूँ। ये सादा लोग देहाती मुझे वाकई डॉक्टर किस्म की चीज़ समझ रहे हैं। यहाँ अपने क़याम के बाद मुझे शहामत से बहुत कीमती मालूमात हासिल हुई। मुझे पता चला कि जागीरदार कादिर ज़मान कौन है और किस किरदार का आदमी है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो ख़ानदानी तमाशबीन है और हर महीने कम से कम एक मुजरा उसकी हवेली में ज़रूर होता है, जिससे इर्द गिर्द के ज़मींदार और खुशहाल लोग बड़े शौक़ से शिरकत करते हैं। वो शहर से नित नई तवाइफ बुलाता है और उसे बेपनाह इनाम इकराम के साथ रुखसत करता है। यही वजह है कि वो दूर दूर की तवाइफें उसकी हवेली में आने के लिए बेकरार रहती हैं। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरी अंजुम भी नामालूम हादसों का शिकार होकर उस हवेली में पहुंची है और अभी तक यहाँ है। अपनी आमद के दूसरे ही रोज़ रात के वक्त मैं एक खंजर से लैस होकर कादिर ज़मान की हवेली जा पहुँचा और किसी तरह अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा। मेरी ये कोशिश नहायत तवील साबित हुई। कई रातें जाग कर मैं लगातार जिद्दोजहद करता रहा, लेकिन कोई ऐसा तरीका समझ में नहीं आया जो मुझे सलामती के साथ अंदर पहुंचा सके। मैं कोई कम हिम्मता शख्स नहीं हूँ और ना ही मौत से डरता हूँ, लेकिन हवेली के अंदर मैं पर नहीं मार सका। शायद तुमने ना देखा हो, हर दीवार के ऊपर चारों तरफ एक खारदार बाड़ है। कम वक्तों ने उस बाड़ में करंट छोड़ रखा है। अंदर पानी की ऊंची टंकी है। ये टंकी वॉच टावर का काम करती है। 1 या 2 पहरेदार वहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं और चारों तरफ नज़र रखते हैं। एक रोज़ चांदनी में उन्होंने शायद खेतों में मेरा साया देख लिया। तड़ तड़ हवाई फायरिंग होने लगी। 1-2 गोलियां मेरी तरफ आईं भी। मैं जान बचाकर भाग निकला। एक लम्हा रुककर सफ्तर अली ने सिगरेट सुलगाया और बोला, 3 रोज़ पहले मुझे मालूम हुआ कि हवेली में काम काज के लिए मुलाजिम भर्ती किए जा रहे हैं।
میں نے یہ موقع غنیمت سمجھا اور پھٹا پرانا لباس پہن کر ملازمت کی جستجو میں حویلی چلا گیا۔ وہاں جاگیردار قادر زماں کا ایک منشی امیدواروں سے سوال جواب کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک قریبی گاؤں سے روزگار کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے اپنی بول چال ایسی رکھی جس سے ظاہر ہو کہ میں معمولی پڑھا لکھا ہوں۔ مجھے ملازم رکھ لیا گیا۔ اب میں خوش تھا کہ حویلی میں داخل ہو کر انجم کا سراغ لگا سکوں گا، مگر اپنی ملازمت کے پہلے ہی گھنٹے میں پکڑا گیا۔ ایک شخص نے جاگیردار کے منشی کو بتا دیا کہ میں قریبی گاؤں سے نہیں بلکہ شہر سے آیا ہوں۔ میں نے بہت صفائی پیش کی کہ میرا اصل تعلق گاؤں سے ہی ہے اور میں واقعی بے روزگار ہوں، مگر میری صفائی کا منشی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے نزدیک میرا یہ جرم ہی بہت تھا کہ میں نے جھوٹ بول کر نوکری حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ منشی حکم دین کی ہدایت پر مجھے لکڑی کی ایک ٹکٹکی سے باندھ دیا گیا اور پشت پر 30 بید مارے گئے۔ یہ بڑے ظالم قسم کے بید تھے۔ میری کھال ادھڑ گئی۔ یہ میرے لباس پر جو خون تمہیں نظر آ رہا ہے انہی زخموں کا ہے۔ بہرحال میں پھر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، منشی نے مجھے صرف جھوٹ بولنے کی سزا دی۔ اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ میری آمد کا اصل مقصد کیا ہے تو شاید اس وقت میری لاش کہیں سڑ رہی ہوتی۔ اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کروں۔ پرسوں والے واقعے کے بعد میں بہت دل برداشتہ ہو گیا ہوں۔ کئی بار تو جی میں آئی ہے کہ بس خودکشی ہی کر لوں۔ کل صبح میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب یہاں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس بیچاری کی مدد میں تو کیا شاید قانون بھی نہ کر سکے۔ بڑی بد نصیب نکلی ہے وہ۔ آخری الفاظ کہتے کہتے صفدر علی کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا تھا کہ وہ یخ بستہ تاریکی اور بارش میں بیٹھا اس حویلی کی دیوار سے سر کیوں پھوڑ رہا تھا، کیوں رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا۔ اس دیواری کی دوسری طرف اس کی زندگی کی سب سے قدیم متاع تھی اور وہ اس دیواری کو عبور کرنے سے عاجز تھا۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا اسے رونا ہی ہوتا۔ اچانک میرے ذہن میں اس لڑکی کا سراپا آیا جسے میں نے کچھ روز پہلے حویلی کے مہمان خانے میں ناچتے دیکھا تھا اور جو میری گولی لگنے سے زخمی ہو گئی تھی۔ پہلے میں اسے نوعمر لڑکا سمجھا تھا، لیکن بعد میں یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ کہیں وہی تو انجم نہیں تھی؟ میں نے صفدر سے کہا، انجم وہ تو نہیں جس کے بال چھوٹے چھوٹے ہیں اور گردن لمبی ہے، بائیں رخسار پر ایک نمایاں دل ہے؟ صفدر علی نے الجھے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھا، پھر اٹھ کر ایک تھیلے سے تصویر نکال لایا۔ یہ دیکھو، یہ ہے اس کی تصویر۔ میں نے تصویر دیکھی اور بھونچکا رہ گیا۔ میری گولی سے زخمی ہونے والی انجم ہی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ تصویر میں اس کے بال کافی لمبے نظر آ رہے تھے اور اس نے بڑی خوبصورتی سے کامدار آنچل سر پر ڈال رکھا تھا۔ وہ ہلکے سے میک اپ میں تھی۔ یہ تصویر شاید کسی شادی میں اتاری گئی تھی۔ ایک خوبصورت دوشیزہ کی ایک دلکش تصویر تھی۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا اور پوری بات سمجھ میں آتی چلی گئی۔ غالباً انجم کے خوبصورت بال اس کے اغوا کے بعد تراشے گئے تھے اور اس بات کا تعلق اس 4 ماہ پرانے جھگڑے سے تھا جس کے نتیجے میں انجم اغوا ہوئی۔ انجم نے ایک بدگماش گھرانے کی لڑکی کو پرکٹی کبوتری کہا تھا۔ اس ایک فکرے کا انتقام لینے کے لیے ان شکل کلب لوگوں نے اسے کیا سے کیا بنا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ انسان کبھی کبھی کتنا سنگ دل اور جنونی ہو جاتا ہے۔ ایک ذرا سی بات اس کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جاتی ہے اور وہ اس بات کے لیے مر بھی جاتا ہے اور مار بھی دیتا ہے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ صحن کی جانب سے دھم کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ صاف محسوس ہوا جیسے کوئی 4 دیواری پھاند کر اندر آیا ہے۔ صفدر نے جلدی سے لالٹین بجھا دی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ دروازے کی جھری سے آنکھیں لگائیں۔ ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ بیرونی دروازے کے قریب دیوار سے ایک سایہ سا چپکا ہوا تھا۔ لمحہ بھر بعد سائے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ گیلی زمین پر پاؤں جماتا بڑی احتیاط سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے بے آواز دروازے کی کنڈی گرائی اور پٹ کھول دیے۔ کم از کم 5 آدمی اور اندر گھس آئے۔ ان ساروں نے پکڑیوں کو ڈھاٹوں کی صورت چہروں پر لپیٹ رکھا تھا۔ 2-3 کے ہاتھوں میں لاٹھیاں اور 2 کے کندھوں پر رائفلیں تھیں۔ وہ کچھ دیر صحن میں کھڑے محل وقوع کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر 2 آدمی اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں شہامت ماں اور بہن کے ساتھ سو رہا تھا۔
पहले उन्होंने खिड़की पर दबाव डाला और उसको खोलने की कोशिश की, फिर दरवाजे को हिलाने लगे। आहट पर अंदर से शहामत की दबी दबी आवाज़ आई, कौन? मुसल्ला अफराद में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कौन है? शहामत ने दोबारा पूछा। जवाब में एक लंबे शख्स ने गज़बनाक लहजे में गाली देकर कहा, माँ देवीर, दरवाज़ा खोल, तेरे प्यो आए हैं। तब 2 अफराद ने भागकर दरवाजे को कंधे से टक्कर मारी। वो पुरानी लकड़ी का ढीला ढाला सा दरवाज़ा था, तड़ाक से खुल गया। अंदर से निस्वानी चीखें सुनाई दी। पांचों अफराद जस्त मारकर अंदर घुस गए। 2-3 गरजदार आवाज़ें सुनाई दी और चीखने की आवाज़ें सहम कर खामोश हो गईं। मुसल्ला अफराद ने अहले खाना को डरा धमका कर चुप करा दिया था। कहाँ है वो तेरा बहनोई? चंद लम्हे बाद किसी ने गुर्रा कर कहा। फिर शहामत को एक ज़ोरदार धक्का दिया और वो अपनी बेसाखियों पर लुढ़कता हुआ सहन में जा गिरा। एक चौड़े चकले शख्स ने दराज कद शख्स से कहा, उस्ताद जी, एक दरवाज़ा वो है। उसका इशारा हमारे कमरे की तरफ था। 3-4 आदमी लपकते हुए हमारे दरवाजे पे पहुंचे। दरवाज़ा खोल ओए। दराज कद शख्स ने, जिसे उस्ताद जी कहा गया था, बेपनाह तेज से बोला। हम दोनों तारीकी में खामोश खड़े हुए थे। एक शख्स ने आगे बढ़कर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक दी। ये दस्तक बज़ाहिर उसने अपनी लाठी से दी थी, लेकिन आवाज़ से अंदाज़ा हुआ कि ये लाठी नहीं बल्कि लंबा सा आहनी चिमटा है। ये समझना मुश्किल नहीं था कि ये कौन लोग हैं। सफ्तर ने मेरे कान में सरगोशी की। बाबा और उसके साथी। ज़ोर से बिजली चमकी। चंद लम्हों के लिए सहन का मंजर वाज़े हो गया। मेरा हाथ दीवार की तरफ बढ़ा। यहाँ मेरी गीली शेरवानी लटकी हुई थी, जिसकी जेब में 25 का भरा हुआ रिवॉल्वर था। मैंने जेब में हाथ डाला और शॉपिंग बैग के अंदर से रिवॉल्वर निकाल लिया। सफ्तर लालटेन बुझा चुका था, लिहाजा कमरे में गहरी तारीकी थी। मैंने हाथ घुमाकर सफ्तर का कंधा ढूंढा, फिर उसके कान में सरगोशी की। मैं चारपाई के नीचे छुप जाता हूँ, तुम दरवाज़ा खोल दो। लेकिन सफ्तर के होठों से लर्ज़ा आवाज़ निकली, लेकिन कुछ नहीं। मैंने उसकी बात काटी। नहीं खोलोगे तो वो तोड़ देंगे, चलो दरवाज़ा खोल दो। मैंने उसे दरवाजे की तरफ धकेला और ख़ुद जहाज़ी साइज़ की चारपाई के नीचे रींग गया। यहाँ एक संदूक पड़ा हुआ था। संदूक के अकब में दीवार के साथ मेरे लिए छुपने की बड़ी मौजूद जगह बन गई थी। मैं यहाँ घुस गया। मेरा रुख दरवाजे की तरफ था और रिवॉल्वर की लबी पर शहादत की उंगली बिल्कुल तैयार हालत में थी। दरवाज़ा एक बार फिर ज़ोर से खटखटाया गया। उसके साथ ही करीह गालियों की बौछार अंदर आई। उन गालियों के पस मंज़र में शहामत की माँ और बहन की चीखें घुटी घुटी थीं। यूँ लगता था हमला आवरों ने उन्हें बुरी तरह खौफज़दा कर रखा है। कदमों की चाप से मैंने अंदाज़ा लगाया कि सफ्तर दरवाजे की तरफ बढ़ा है। उसके हाथों ने टटोल कर कुंडी तलाश की और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही लालटेन की रोशनी कमरे में चली आई। उसके साथ ही सफ्तर को ज़ोरदार धक्का लगा और वो लड़खड़ाता हुआ चारपाई पर गिरा। कई अफराद यलगार करके अंदर घुस आए। नीम तीरगी में मुझे उनकी सिर्फ ज़ेरी टांगें नज़र आ रही थीं। अंदर घुसते ही उन्होंने सफ्तर को बेदरिया मारना शुरू किया। घूंसों और ठोकरों के अलावा उसे राइफ़ल के बट भी रसीद कर रहे थे। चंद ही लम्हों में कमरे की कई अशिया टूट गईं और फिर वो उसे घसीटते हुए साथ वाले कमरे में ले गए। साथ वाले कमरे का दरवाज़ा उसी कमरे में था। जब मैं अंदर दाखिल हुआ था तो उस दरवाजे पर मेरी निगाह पड़ी थी। पहली नज़र में लगता था ये अटैच्ड बाथरूम है, मगर ऐसे देहात में अटैच्ड बाथरूम का तस्वुर ऐसा ही था जैसे किसी कच्ची बस्ती में 5 स्टार होटल का। ये दरवाज़ा बगली कमरे का था और जैसे कि बाद में मालूम हुआ यह ख़ास सा वसी कमरा था। गालिबन बरामदे के दर बंद करके उसे कमरे की शक्ल दे दी गई थी ताकि सर्दियों में गायें भैंसें वगैरह बांधी जा सकें या फिर गल्ला ज़ख़ीरा हो सके। सफ्तर मार खाता दूसरे कमरे में पहुंच गया तो उसके पीछे ही बैसाखियों की ठक ठक सुनाई दी। ये बैसाखियाँ शहामत की टांगें थीं और उनके अकब में उसकी माँ और बहन के नंगे पाँव नज़र आ रहे थे। हमला आवर उन्हें भी धकेलते और घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए। उसके साथ ही वो बगली दरवाज़ा खट से बंद हो गया। सिर्फ दरवाज़ा ही बंद नहीं हुआ, अंदर से कुंडी भी चढ़ा दी गई थी। अब चीखने चिल्लाने और गरजने बरसने की आवाज़ें बहुत मध्यम सुनाई दे रही थीं। गालिबन हमला आवर भी यही चाहते थे कि ये आवाज़ें मध्यम रहें
ورنہ مار پیٹ تو وہ اس کمرے میں بھی پوری آزادی سے کر سکتے تھے۔ میں چند لمحے اپنی جگہ سکڑا سمٹا اندر سے آنے والی آوازوں پر غور کرتا رہا۔ صفدر کو بدستور مار پڑ رہی تھی۔ شہامت اور شہامت کی ماں حملہ آوروں سے رحم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میں بغیر آواز پیدا کیے چارپائی کے نیچے سے نکلا اور بغلی دروازے پر جا پہنچا۔ ایک روشن جھری سے آنکھ لگائی تو اندر سے ایک وسیع منظر کا ایک حصہ سامنے آ گیا۔ دراز قد شخص جس کے ساتھی اسے استاد کہہ کر پکار رہے تھے، اپنی سیاہ پگڑی اتار چکا تھا۔ یہ پگڑی اس نے صفدر کے گلے میں ڈال رکھی تھی اور پوری قوت سے بل دے رہا تھا۔ گلا بھیجنے سے صفدر کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کی ٹھوڑی نیچے سے پھٹی ہوئی تھی اور ناک سے بھی خون رس رہا تھا۔ کھدر کی قمیص والے چوڑے چکلے شخص نے صفدر کے بال مٹھی میں جکڑ رکھے تھے اور پورے زور سے اس کا سر نیچے جھکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لکیریں نکال اوئے، لکیریں نکال، اس نے صفدر کی ماں کو گالی دیتے ہوئے حکم دیا۔